सोचिए एक ऐसी वाटर ट्रीटी जो 3 बड़ी वॉर्स सर्वाइव कर चुकी है। राइट, दुनिया का सबसे स्टेबल अग्रीमेंट मानते हैं लोगों से। एग्जैक्टली। पर अचानक से बिना एक भी गोली चले उसको पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाता है। या फिर एक ऐसा मिलिट्री एयरबेस जो 13,000 फीट की हाइट पर बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि प्लेन्स के इंजन ठीक से रिएक्ट नहीं करते। वहां से फाइटर जेट्स फुल स्पीड पर ऑपरेट होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम इन एक्सट्रीम डॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं इस डीप डाइव में, जिसमें हम स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पीटी 365 के सोर्सेज उठा रहे हैं। टारगेट है इंटरनेशनल रिलेशंस और मैप्स इन न्यूज़ को डिकोड करना। और इन डॉट्स को कनेक्ट करना ना, मतलब आज के टाइम में सिर्फ एक एकेडमिक पढ़ाई नहीं है। ये एक हाईली वॉलेटाइल चेस बोर्ड है। जो लाइंस मैप पर परमानेंटली फिक्स लगती हैं वो एक्चुअली डेली शिफ्ट हो रही हैं। सही कहा। तो हमारा मिशन यही है, सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं पढ़ना, बल्कि क्यों और कैसे हो रहा है वो समझना। शुरुआत वहां से करते हैं जहां सारी दुनिया थियोरेटिकली एक टेबल पर आती है, यानी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। हाँ, पीटी 365 के नोट्स में सबसे पहला मेजर हाईलाइट G20 समिट 2025 का है। ये 20th समिट था, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार ये अफ्रीकन सॉइल पर हुआ, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने थीम रखी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि प्योरली उनकी एक अफ्रीकन फिलॉसफी है, उबुंटू, उस पर बेस्ड थी। राइट, उबुंटू। पर ये G20 का लोकेशन और ये थीम इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, ये एक मैसिव जियोपॉलिटिकल फ्लिप को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोरिकली अफ्रीका हमेशा से इन ग्लोबल समिट्स के मेन्यू पर होता था, लाइक एज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन या एक चैरिटी केस। अच्छा, पर इस बार वो टेबल के हेड पर बैठे थे। एग्जैक्टली, एजेंडा सेट कर रहे थे वो लोग। उबुंटू का मतलब होता है आई एम बिकॉज वी आर। एक हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कॉन्टिनेंट अब ग्लोबल नॉर्थ को इंटरकनेक्टेडनेस का लेसन दे रहा है। ये कोई छोटा डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं है। ये एसेंशियली ग्लोबल पावर डायनामिक्स का शिफ्ट है, जहां ग्लोबल साउथ अब अपनी नैरेटिव खुद ड्राइव कर रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि यहाँ मेरे दिमाग में एक ऑब्वियस पुशबैक आता है। मैं इन समिट्स की डिटेल्स पढ़ रही थी, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। इनका 25th समिट तियानजिन, चाइना में हुआ। हाँ, वहाँ तियानजिन डिक्लेरेशन साइन हुआ था। राइट। और लाओस ने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया। लेकिन एक बेसिक सवाल ये है कि क्या ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सच में प्रैक्टिकली कुछ अचीव करते हैं? एक तरफ सब लोग उबुंटू और सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में तो बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट्स और पोलराइजेशन बढ़ ही रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। आपको लगता है ये टॉक शॉप्स हैं? वही तो। क्या ये सब सिर्फ एक्सपेंसिव टॉक शॉप्स बन के रह गए हैं? अगर हम इसको सिर्फ इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लेंस से देखें तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड लगेगा। मतलब मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस ओवरनाइट वॉर्स नहीं रोकते, लेकिन इनका कोर फंक्शन एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क सेट करना होता है। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क यानी एक बेसिक रूल बुक। बिल्कुल। जब SCO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां वैसे इंडिया 2017 से फुल मेंबर है, वहां अलग अलग इंटरेस्ट्स वाले नेशंस एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर की एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो जैसे लाओस का जुड़ना भी इसी का हिस्सा है? हाँ ना, ये दिखाता है कि स्मॉलर नेशंस को भी बड़ी पावर्स के साथ एंगेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, ताकि वो डायरेक्ट कोवर्जन या प्रेशर का शिकार ना हो। अगर ये प्लेटफॉर्म्स ना हो तो डायरेक्टली आपस में भिड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, मिसकैलकुलेशन और डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स ओपन रखने होते हैं। तो इसेंशियली ये प्लेटफॉर्म्स एक इनविजिबल सेफ्टी नेट की तरह एक्ट करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का रोल भी काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है ग्लोबल स्टेज पर। जैसे UN इकोसॉक में इंडिया को 2026 से 2028 के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप से, राइट? हाँ, और उसके आगे किम्बर्ली प्रोसेस की चेयरपर्सनशिप भी इंडिया अज्यूम करने वाला है 26 में। ये किम्बर्ली प्रोसेस एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है? मुझे हमेशा से थोड़ा टेक्निकल लगता है ये। किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है। इसका मेन एम है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को ग्लोबल मार्केट में आने से रोकना। यानी वो ब्लड डायमंड्स जो मूवीज में दिखाते हैं। हाँ, वही वो डायमंड्स जो रेबल मूवमेंट्स और वॉर्स को फंड करते हैं। इसका मैकेनिज्म पूरा फिजिकल ट्रैकिंग और सर्टिफिकेशन पर बेस्ड है। जब एक रफ डायमंड माइन होता है तो उसके साथ एक टैंपर प्रूफ सर्टिफिकेट लगता है।
जो प्रूफ करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन से आया है, राइट? सही पकड़ा। और इंडिया का इसको चेयर करना इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि दुनिया के 90% से ज्यादा डायमंड्स इंडिया में कट और पॉलिश होते हैं। ओ वाओ, 90%? जी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन के इस मैसिव चोक पॉइंट को कंट्रोल करके इंडिया इफेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर का स्टैंड सॉलिडिफाई कर रहा है। मेक सेंस। ये ग्लोबल रूल बुक्स और सर्टिफिकेशंस पेपर पर बहुत अच्छी लगते हैं, पर जब हम इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म से उतरकर बायलैटरल रिलेशंस की एक्चुअल रियलिटी पर आते हैं ना, तो ये सारे रूल्स हवा हो जाते हैं। वहां प्योर सेल्फ इंटरेस्ट काम करता है। वही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमें इंडिया चाइना और इंडिया यूएस के रिलेशंस में दिखता है। अब देखिए, एससीओ समिट के साइडलाइंस पर इंडियन पीएम और चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई। वहां एक टर्म काफी हाईलाइट हुआ, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। सुनने में बहुत कोऑपरेटिव लगता है। हाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स की है ना। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कंप्लीटली हार्ड पावर मूव है। ये ऑपरेट कैसे करता है एग्जैक्टली? देखिए, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो एक एस्पिरेशनल डिप्लोमेटिक फ्रेज है। इसको टेंशंस पब्लिकली डिफ्यूज करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की एक स्ट्रैटेजी है जहां वो इंडियन ओशन रीजन में कमर्शियल पोर्ट्स का एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। पर बोलते तो हैं कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। टेक्निकली हैं, पर इनकी इंजीनियरिंग ऐसी होती है कि इन्हें इजीली नेवल लॉजिस्टिक हब्स में कन्वर्ट किया जा सके। ये चाइना के एनर्जी सप्लाई रूट्स को सिक्योर करते हैं, पर साइमल्टेनियसली इंडिया के अराउंड एक स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। लाइक अ लिटरल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैंगलिंग द रीजन। और इसी स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट का डायरेक्ट एक्सटेंशन हमें बॉर्डर्स पर दिखता है, स्पेशली ईस्टर्न सेक्टर में जहां मैकमोहन लाइन है। एग्जैक्टली। मैकमोहन लाइन इस कॉन्ट्रडिक्शन का परफेक्ट जियोग्राफिकल एग्जाम्पल है। 1914 के सिमला कन्वेंशन में जो लाइन ड्रॉ हुई थी, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर आज तक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं दोनों साइड्स में। एक तरफ समिट्स में टैंगो की बात होती है, और दूसरी तरफ उन्हीं बॉर्डर्स पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार अपग्रेड हो रहा है। मॉडर्न डिप्लोमेसी में कंट्रीज अब कंप्लीट पीस या कंप्लीट वॉर में नहीं रहती, वो इस ग्रे जोन में ऑपरेट करती हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर हम इंडिया यूएस रिलेशंस को देखें तो वहाँ एक बिल्कुल ही अलग किस्म का पैराडॉक्स चल रहा है। एक तरफ हमारी डिफेंस टाइज, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकली सबसे स्ट्रांग है। बिल्कुल। मतलब इंडिया अब यूएस का 18th सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पार्टनर बन गया है, यानी SOSA, और इंडस एक्स इनिशिएटिव चल रहा है। पर दूसरी तरफ यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं और नए H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर $100,000 का फी इम्पोज कर दिया है। ये काफी ड्रामेटिक शिफ्ट है ना? ये तो वही बात हुई कि आप किसी के जिम पार्टनर हो, आप हेवी वेट्स उठाते हो, डिफेंस स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, एक दूसरे को फिजिकली स्पॉट करते हो, पर वर्कआउट के बाद वो इंसान आपको अपने रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दे रहा और आपसे डबल चार्ज कर रहा है। ये जिम पार्टनर वाली एनालॉजी कंप्लीटली स्पॉट ऑन है। आज के टाइम पे अलायंसेस ना एक आला कार्ट मेन्यू की तरह काम करते हैं। ब्लैंकेट फ्रेंडशिप्स का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। तो ये SOSA और इंडस एक्स एग्जैक्टली हैं क्या, जो इस रिलेशन को इतना होल्ड किए हुए हैं? अगर हम SOSA की बात करें तो ये एक क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स मैकेनिज्म है। मतलब अगर कल को कोई मेजर ग्लोबल क्राइसिस आता है तो यूएस और इंडिया एक दूसरे की डिफेंस कंपनीज को रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई में प्रायोरिटी देंगे। ओह, मिलिट्री सप्लाई चेन्स को शॉक प्रूफ बनाने के लिए। राइट। और इंडस एक्स एक स्टेप और आ गया है। ये डायरेक्टली दोनों कंट्रीज के डिफेंस स्टार्टअप्स को कनेक्ट करता है। इसमें ट्रेडिशनल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीटली बायपास कर दिया जाता है, ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर रैपिडली काम हो सके। सही बात है, फास्ट ट्रैक इनोवेशन। तो एसेंशियली डिफेंस में हम ब्यूरोक्रेसी हटा रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और प्रोटेक्शनिज्म हावी हो रहे हैं। H-1B वीजा फीस और टैरिफ्स तो प्योर डोमेस्टिक इकोनॉमिक टूल्स हुए ना। यही हाइपर कंपार्टमेंटलाइजेशन आज की रियलिटी है। आप एक सेक्टर में क्लोजेस्ट एलाइज हो सकते हैं और ठीक दूसरे सेक्टर में फियर्सेस्ट कंपेटिटर्स। क्रेजी। खैर, बायलैटरल सुपर पावर्स अपने रिलेशंस को कंपार्टमेंट्स में रख सकते हैं, लेकिन जब हमारे इमीडिएट नेबरहुड डायनामिक्स पर आते हैं तो ऐसी लग्जरी तो होती ही नहीं है। यहाँ चीजें सीधे सर्वाइवल पर आ जाती हैं। नेबरहुड हमेशा सबसे ट्रिकी होता है। और PT 365 सोर्सेज में एक ऐसी न्यूज़ है जो काफ़ी अलार्मिंग है।
इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी IWT को इन अबेंस रखने का डिसीजन लिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा मूव है। मुझे हमेशा लगता था कि ये ट्रीटी तो पत्थर की लकीर है, इसको इन अबेंस रखने का प्रैक्टिकल मैकेनिज्म क्या होता है? नदी तो नहीं रोक सकते ना? बिल्कुल नहीं। इंडस वाटर्स ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज में काउंट किया जाता था, क्योंकि इसने एक्चुअल फुल स्केल वॉर्स के दौरान भी फंक्शन किया है। IWT को इन अबेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से रिवर्स का फ्लो ब्लॉक कर देते हैं। इसका मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल और लीगल होता है। तो लीगली क्या फ्रीज होता है इसमें? बेसिकली आप परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स को सस्पेंड कर देते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा की शेयरिंग रोक देते हैं और ट्रीटी के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को फ्रीज कर देते हैं। मतलब डिप्लोमेटिक और टेक्निकल कम्युनिकेशन का स्विच पूरी तरह बंद। ऐसा लग रहा है जैसे वाटर इज द न्यू वेपन, एक रिसोर्स को डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक लेवरेज की तरह यूज किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब मिलिट्री डिटरेंस या इंटरनेशनल आइसोलेशन काफी नहीं होता, तो नेशंस उन रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं जो दूसरे स्टेट के एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल से जुड़े हैं। ये क्लियर एग्जाम्पल है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टैंक से नहीं लड़ी जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज खुद वेपन्स बन गए हैं। और ज्योग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रेशर कैसे बनती है, इसका एक और लाइव एग्जाम्पल हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहा है, म्यांमार में। हाँ, वहाँ सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। PT 365 स्पेसिफिकली सागिंग रीजन को मेंशन करता है। वहाँ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है और उसकी वजह से रोहिंग्या क्राइसिस और एक्सट्रीम हो गया है। 1 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज अब बांग्लादेश में है। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर कैसा पड़ रहा है? अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो म्यांमार के बॉर्डर्स 4 इंडियन स्टेट्स से लगते हैं: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। राइट। सगाइंग रीजन हिस्टोरिकली एक क्रिटिकल बफर जोन की तरह एक्ट करता था, पर जब म्यांमार में मिलिट्री कू के बाद स्टेट कंट्रोल वीक हुआ तो ये बफर जोन वैनिश हो गया। मैकेनिज्म बहुत सिंपल पर डेंजरस है। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। बिल्कुल। स्टेट फेलियर से जो वैक्यूम आता है उसको इंसर्जेंट ग्रुप्स और इलीगल ट्रेड कार्टेल्स फिल कर लेते हैं, और जब इंटरनल फाइटिंग बढ़ती है तो सिविलियंस एज रेफ्यूजीज क्रॉस बॉर्डर आते हैं। ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं रहता, ये डायरेक्टली इंडियन स्टेट्स के रिसोर्सेज और इंटरनल सिक्योरिटी पर स्ट्रेस डाल देता है। एग्जैक्टली। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए म्यांमार एक क्रूशल लैंड ब्रिज है, पर इस वक्त वो ब्रिज एक हाईली वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। और जब डोमेस्टिक बॉर्डर्स इस तरह कोलैप्स होते हैं तो नेशंस ग्लोबली इंटरनेशनल लॉ की तरफ देखते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बारे में पढ़ते हुए UN चार्टर का आर्टिकल 51 बार बार सामने आता है। ये आर्टिकल बेसिकली स्टेट्स को सेल्फ डिफेंस का इनहेरेंट राइट देता है। सही। लेकिन सोर्सेज मेंशन करते हैं कि हाल ही में रशिया ने यूक्रेन वॉर में और इजरायल ने गाजा कॉन्फ्लिक्ट में अपने एक्शंस को ग्लोबली जस्टिफाई करने के लिए इसी आर्टिकल 51 को इन्वोक किया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या एक लॉ जो पीस मेंटेन करने के लिए डिजाइन हुआ था वो अब वॉरफेयर को लीगली जस्टिफाई करने का टूल बन गया है? ये इंटरनेशनल लॉ का सबसे बड़ा लूप होल है जो हम आज लाइव देख रहे हैं। आर्टिकल 51 का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि अगर किसी देश पर डायरेक्ट आर्म्ड अटैक होता है तो वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के आने तक खुद को डिफेंड कर सकता है, जो कि कंप्लीटली लॉजिकल लगता है। पर मॉडर्न वॉरफेयर में अब मैकेनिज्म चेंज हो चुका है। अब इमिनेंट थ्रेट और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की डेफिनेशंस बहुत ब्रॉड हो गई हैं। जब पावरफुल नेशंस इस आर्टिकल को ब्रॉडली इंटरप्रेट करते हैं, ये आर्ग्यू करके कि उन्हें फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना पड़ा, तो वो बेसिकली एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं सबके लिए। एग्जैक्टली। ये सिस्टम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर की वीकनेस है। अग्रेशन और डिफेंस के बीच की लाइन लीगल इंटरप्रिटेशन में कंप्लीटली ब्लर हो चुकी है। दिमाग खराब करने वाली बात है ये। और इसी टर्बुलेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट में जहां मिडल ईस्ट एक एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी काफी हाईलाइट हुई है नोट्स में, जॉर्डन। काफी क्रूशल लोकेशन है। इंडिया ने रिसेंटली जॉर्डन के साथ अपने 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट किए, पर जब हम जॉर्डन की एग्जैक्ट मैपिंग देखते हैं तो वहां की जियोपॉलिटिक्स इज जस्ट वाइल्ड। ये डायरेक्टली बाउंड्रीज शेयर करता है सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल और वेस्ट बैंक के साथ। प्लस इसके पास गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी का एक्सेस है। जॉर्डन एसेंशियली एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट का कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। एक ऐसे रीजन के सेंटर में होना जहां कांस्टेंट टेक्टोनिक पॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं और वहां इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये एक इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है। एक वाइटल बफर स्टेट का रोल प्ले करता है वहां पर। बिल्कुल। और इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ ऑयल और एनर्जी तक लिमिटेड नहीं है।
हमारा मैसिव डायस्पोरा वहाँ रहता है और फ्यूचर कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स भी वहीं से पास होते हैं। जॉर्डन जैसे स्टेबल एक्टर के साथ ऐसी डिप्लोमेटिक ग्राउंडिंग एक रिलायबल एंकर का काम करती है। तो फिजिकल मैप्स की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए फोकस एक्चुअल फिजिकल ज्योग्राफी और एक्सट्रीम क्लाइमेट्स पर ले आते हैं। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स तो चल ही रहे हैं, पर जिस प्लैनेट पर ये बॉर्डर्स है वो खुद ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। सबसे बड़ी रियलिटी यही है। PT 365 के वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन में अफार रीजन मेंशन हुआ है जो इथोपिया में है, और इसके अंदर डैनाकिल डिप्रेशन है जो बिलो सी लेवल है। पर वहाँ एक इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल इवेंट हो रहा है, एक ट्रिपल जंक्शन। ये क्या है? इसको एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे आप किसी कपड़े को 3 अलग-अलग डायरेक्शन से पूरी ताकत से खींच रहे हो। तो वो बीच से फट जाएगा? एग्जैक्टली। अफार रीजन में बिल्कुल यही टेक्टोनिक फिजिक्स प्ले आउट हो रही है। यहाँ मेन इथोपियन रिफ्ट, रेड सी रिफ्ट और गल्फ ऑफ एडन रिफ्ट आपस में कन्वर्ज करते हैं और धरती की क्रस्ट को 3 डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं। वाओ, तो मतलब जमीन लिटरली फट रही है वहाँ। जी। जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम्स में ये रीजन इवेंचुअली स्प्लिट हो जाएगा। ओशन वाटर इस डिप्रेशन में फ्लड करेगा और फिजिकली एक नया ओशन बेसिन बनेगा। वाओ। ये हमें बहुत पावरफुली रिमाइंड करता है कि जो बॉर्डर्स आज हमें परमानेंट लगते हैं वो अर्थ के फोर्सेस के सामने सिर्फ टेम्पररी चॉक मार्क्स हैं। सच अ प्रोफाउंड पॉइंट। और अगर हम एग्जिस्टिंग ओशंस की बात करें तो वहाँ का डेटा और भी डिस्टर्बिंग है। सदर्न ओशन में डीप वाटर्स रैपिडली राइज हो रहे हैं, जिसके कारण सब सरफेस लेयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डेंजरसली बढ़ रहा है। ये बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है। और इसका रिपल इफेक्ट हमें डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में दिखता है, जहां एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस की वजह से एक रेयर कोरल गोनियोपोरा की 3/4 कॉलोनीज पूरी तरह वाइप आउट हो चुकी हैं। ये क्या सिर्फ मरीन प्लांट्स के मरने का इशू है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सिवियर है। सदर्न ओशन एसेंशियली एक मैसिव इंजन है जो ग्लोबली डीप वाटर करंट्स ड्राइव करता है और दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल कार्बन सिंक है। जब वो डीप वाटर सरफेस पर आते हैं तो सदियों से स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। यानी एक मैसिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग को और एक्सेलरेट करेगा। और रही बात गोनियोपोरा कॉलोनीज की, तो कोरल्स ओशन इकोसिस्टम का फाउंडेशनल आर्किटेक्चर होते हैं। अगर वो वाइप आउट होते हैं तो पूरा मरीन फूड वेब कोलैप्स हो जाता है। लोकल डैमेज का डायरेक्टली ग्लोबल कैटास्ट्रोफी में कन्वर्ट होना। लेट्स ब्रिंग दिस मैक्रो एनवायरमेंटल शिफ्ट बैक टू इंडिया की ज्योग्राफी। जियोपॉलिटिक्स और ज्योग्राफी कैसे कंबाइन होते हैं, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल PT 365 में ईस्टर्न लद्दाख का है। आप मुदर न्यूमा एयरबेस की बात कर रही हैं। यस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 13,000 फीट की हाइट पर इस एयरबेस को ऑपरेशनलाइज किया गया है। इतनी एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर एक एयरबेस का क्या स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है? इसका मेन कैलकुलस रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज पर टिका है। 13,000 फीट पर फिजिक्स बिल्कुल बदल जाती है। हवा इतनी पतली होती है कि एयरक्राफ्ट्स के लिफ्ट और पेलोड कैपेसिटीज ड्रास्टिकली कम हो जाती हैं। ओह, तो वहां ऑपरेट करना ही अपने आप में एक चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज। कॉम्बैट रेडी एयरबेस को इंजीनियर करना एक मैसिव फीट है, लेकिन इसका पे ऑफ यह है कि LAC पर इंडिया की टैक्टिकल रीच और रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। अब फाइटर जेट्स को प्लेन से उड़कर माउंटेन्स तक आने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फॉरवर्ड डिप्लॉयड है। जो कि उन बॉर्डर्स के कांस्टेंट अपग्रेड का ही हिस्सा है, बिल्कुल टैक्टिकल। पर PT 365 के इसी मैप सेक्शन में एक ऐसी न्यूज है जिसने मुझे जेन्युइनली खुश किया। ये कंजर्वेशन का एब्सोल्यूट जैकपॉट है। रतन महल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के कारण गुजरात ने वापस टाइगर स्टेट का टैग अचीव कर लिया। ये एक्चुअली बहुत रेयर अचीवमेंट है ना? इसका मतलब है कि अब गुजरात अकेला ऐसा स्टेट बन गया है जहां तीनों एपेक्स प्रेडेटर्स यानी लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों एक साथ वाइल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ये नेचुरली इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब तीनों एपेक्स प्रेडेटर्स एक ही ब्रॉड ज्योग्राफी में होते हैं तो वो रिसोर्सेज और टेरिटरी के लिए डायरेक्टली compete करते हैं, जिससे अक्सर वीक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाती है। पर रतन महल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का लोकेशन इसका आंसर है। कहाँ सिचुएटेड है ये एग्जैक्टली? ये प्रूव करता है कि अगर प्रे बेस स्ट्रांग हो तो एक्सट्रीम कंजर्वेशन टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। अमेजिंग। और इस पॉजिटिव नोट में एक और नेचुरल वंडर ऐड करते हैं फटाफट। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जहां होप आइलैंड सिचुएटेड है। सोर्सेस कहते हैं कि ये गोदावरी डेल्टा का पार्ट है और एक नेचुरल ब्रेक वाटर की तरह बिहेव करता है। इस ब्रेक वाटर कॉन्सेप्ट को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसे आप कोस्ट लाइन का नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर समझ लीजिए। होप आइलैंड एक मैसिव सैंड स्पिट है, यानी रेत का फॉर्मेशन जो ओशन करंट से बनता है।
जब बे ऑफ बंगाल से मैसिव साइक्लोन्स आते हैं तो ये सैंड स्पिट उन लहरों की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को काकीनाडा सिटी तक पहुंचने से पहले ही अब्सॉर्ब कर लेता है। वाओ, नेचुरल ज्योग्राफी डायरेक्टली एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रही है सिटीज के लिए। तो अगर हम आज के इस पूरे PT 365 के डीप डाइव को सिंथेसाइज करें तो एक बहुत क्लियर इंटरकनेक्टेड पिक्चर सामने आती है। G20 में उबुंटू द सॉलिडारिटी, SCO के रूल बुक्स, मुद न्योमा की 13,000 फीट पर डिप्लॉयमेंट और IWT ट्रीटी का फ्रीज होना। ये सब अलग-अलग इवेंट्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये सारे उसी लाइव चेस बोर्ड की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के हिस्से हैं। एग्जैक्टली। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्योग्राफी और उन नेचुरल रिसोर्सेज से अलग करके नहीं पढ़ सकते जिन पर वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सही बात है। पूरा जियोपॉलिटिक्स डिकोड करने के बाद एक काफी अपलिफ्टिंग कल्चरल फैक्ट भी है सोर्सेज में। दिसंबर 2025 में दिवाली को ऑफिशियली यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ग्लोबल टेंशंस के बीच ये सॉफ्ट पावर का एक ब्राइट वैलिडेशन है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये। हाँ, पर इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले मैं एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ। जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड मैप स्टैटिक नहीं है, हम LAC पर एयर बेसेस बनते देख रहे हैं, आफार रीजन में धरती फटते देख रहे हैं और पुरानी वाटर ट्रीटीज फ्रीज होते देख रहे हैं। राइट। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आने वाले दशक में अगला बड़ा ग्लोबल क्राइसिस किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी पर लड़ा जाएगा या फिर वो प्योरली इन ड्विंडल्ड होते ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज पर लाइक रिवर्स और ओशंस पर लड़ा जाएगा? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि जिस चेस बोर्ड पे ये नेशंस खेल रहे हैं वो बोर्ड अब खुद ही लिटरली मेल्ट और शिफ्ट हो रहा है। रूल्स ऑफ द गेम आर बाउंड टू चेंज। एब्सोल्युटली। इस सोचने वाले थॉट के साथ आपसे फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव और सोर्सेस के साथ। अंटिल देन, कीप क्वेश्चनिंग द मैप।